कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सब लोगों का केमिस्ट्री के बेहतरीन सेशन में। आइए एक बार फिर मैं आपको लेके चलता हूं, वीएससीपीआर थ्योरी समझाता हूं, बताऊंगा कि इन बॉल्स की क्या जरूरत है। लास्ट लेक्चर में बॉल्स की इंपॉर्टेंस पता लगी थी आपको। पूरा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इन स्ट्रक्चर से 3D में हमने फील किया था। अगर आपको फील हो गया था तो एज अ जेस्चर ही सही कमेंट करके बताना तो चाहिए था। चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीएससीपीआर थ्योरी, जहां पे बॉल्स और इनकी पेंसिल्स की जरूरत पड़ने वाली है। खैर तो चलिए एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। सारे बॉल्स बेचारे नीचे आ गए, कोई बात नहीं। अब संजीवनी में आज हम पढ़ने वाले हैं वीएससीपीआर और बॉन्ड एंगल के बारे में। रेडी, सब लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा तो संजीवनी में भाई साहब आज का गोल है वीएससीपीआर थ्योरी। पहले तो इसका फुल फॉर्म ही समझो और फिर एंजॉय करते हुए क्वेश्चंस कराते हुए फिर हम इस थ्योरी को एंड करेंगे। वीएससीपीआर थ्योरी क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसका एप्लीकेशन क्या है, क्वेश्चन कैसे आते हैं, यह सारा चीज पढ़ लोगे, टॉपिक आपका हो जाएगा। वीएससीपीआर थ्योरी का मतलब है बेटे, वी का मतलब होता है वैलेंस और एस का मतलब होता है शेल। वैलेंस सेल, ई का मतलब बेटा आपके पास इलेक्ट्रॉन। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, पी का मतलब होता है पेयर। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, यह होता है वीएससीपीआर थ्योरी का मतलब। अच्छा जी, मतलब ऐसा इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस सेल में है, ऐसा इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस सेल में है उसके कुछ रिपल्सन पे थ्योरी बेस्ड है ये वाली। ऐसा इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस सेल में है उसके कुछ थ्योरी के बारे में बात कर रहे हैं। अब बेटा वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होता कैसा है, तो वैलेंस सेल में दो तरह के इलेक्ट्रॉन होते हैं, याद करना, एक बॉन्ड पेयर बनाने वाले, एक लोन पेयर बनाने वाले। वैसे इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड बना लेते हैं उनको बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वैसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते उनको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन दो चीजें बनाता है, एक तो बॉन्ड बनाता है, एक बॉन्ड नहीं बनाता है। जो बॉन्ड बनाता है उसको भैया बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कह देते हैं, और जो बॉन्ड नहीं बनाता है रे लल्ला उसको हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कह देते हैं। अच्छा, तो कहीं ना कहीं वीएससीपीआर थ्योरी में रिपल्सन की बात होगी, लेकिन किसके रिपल्सन की बात होगी, तो लोन पेयर के रिपल्सन की बात होगी, बॉन्ड पेयर के रिपल्सन की बात होगी। आप रिलेट कर पा रहे हैं, केमिस्ट्री की मिस्ट्री को समझ रहे हैं, बड़ी खूबसूरत है ये केमिस्ट्री। आइए समझते हैं। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन मतलब वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, या तो बॉन्ड बनाएगा या तो नहीं बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा बॉन्ड पेयर, नहीं बनाएगा लोन पेयर। तो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के रिपल्सन की थ्योरी है ये वीएससीपीआर थ्योरी। जब यहां फिनिश कर रहे होंगे तो बेटा यहां से मॉलिक्यूल का एक्चुअल शेप पता लगता है। जैसे हमने अभी तक हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लिया, हाइब्रिडाइजेशन से हमने थ्योरेटिकल ज्योमेट्री निकाल ली, लेकिन प्रैक्टिकल में कैसा दिखता है वो हम वीएससीपीआर से बता पाएंगे। तो वीएससीपीआर से एक्चुअल शेप, जो एग्जिस्टिंग शेप है, जिस फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है, वो वीएससीपीआर से पता चलेगी। हाइब्रिडाइजेशन एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था, जो नेचर में, जैसे मैं आपको बोलता हूं वाटर, अब वाटर नेचर में किस फॉर्म में मिलेगा वो वीएससीपीआर बताएगा। मैं बोलता हूं मीथेन गैस CH4, वो नेचर में कैसा मिलेगा वो बताएगा वीएससीपीआर। अमोनिया NH3 नेचर में कैसा दिखेगा वो बताएगा वीएससीपीआर। तो नेचर में एग्जिस्टिंग एक्चुअल ओरिजिनल फॉर्म जो है वो वीएससीपीआर से आएगी। और जैसे हम ये फिनिश करने वाले हैं बेटे, उसके बाद हम चले जाएंगे बॉन्ड ऑर्डर पे। छोटा सा टॉपिक है, प्यारा प्यारा टॉपिक है। अब बहुत डिटेल में पढ़ोगे तो इसके सवाल हो जाएगा। और अगर तुम वही हरकत करोगे लंपू सा सचिन टाइप, कि भाई थोड़ा बहुत इधर उधर से पढ़ के ऊपर से निकल जाओगे, तो भाई साहब काम खत्म, नहीं हो पाएगा, उससे काम चलेगा नहीं। तो लंपू नहीं बनना बेटा, ठीक है? कमेंट में बोलना कि लंपू हो गए नहीं, मुझे पता चल जाएगा कि अच्छा बच्चा यहां तक देख चुका है। खैर आओ भाई, वीएससीपीआर थ्योरी पे जरा हम जाते हैं। वीएससीपीआर थ्योरी कहता क्या है? तो वीएससीपीआर थ्योरी बाद में आएगी, पहले वीएससीपीआर थ्योरी का जन्म क्यों हुआ या कहां से ये एराइज हुआ था उसकी बात करते हैं। तो देखो, मैं पूरे बोर्ड पे 4 मॉलिक्यूल लिखता हूं।
पहला मॉलिक्यूल मैं लेता हूं मीथेन CH4 के बारे में बात करता हूं। चलो 3 लिख लेते हैं। दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो अमोनिया लिख लेता हूं। तीसरा मॉलिक्यूल जो बेटा वो वाटर लिख लेता हूं। चलो भाई वाटर लिख लेता हूं। अच्छा मैं 3 मॉलिक्यूल, 4 नहीं 3 मॉलिक्यूल लिखता हूं। मैं आपसे डिमांड कर रहा हूं कि आप इन मॉलिक्यूल्स का हाइब्रिडाइजेशन बताइए। ऐसा डिमांड इसलिए कर रहा हूं कि भाई साहब लास्ट लेक्चर में हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लिया है। अब हाइब्रिडाइजेशन हमने पढ़ लिया है तो CH4 का हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, अमोनिया का निकालिए, वाटर का निकालिए, फिर मैं आपको बताता हूं। तो बेटे हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए क्या करते थे? हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सम निकालते थे? हां सर। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सम निकालो। कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और हर हाइड्रोजन के पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 4 हाइड्रोजन है मतलब कि 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उसको लिखने के लिए 1 into 4 लिख दो। क्या सम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये भी है? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के, चूंकि 3 हाइड्रोजन है मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल की बात करता हूं, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के, चूंकि 2 हाइड्रोजन इसलिए इंटू 2। मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं ऐड करता हूं, आजकल मार्केट में वैल्यू 4 + 4 8 होती है क्या? अगर आपने इसको ऐड किया तो ये भी 8 आ रहा है, यहां पे भी 8 आ रहा है। चलो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सम तो बेटा आपने निकाल लिया। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सम निकालने के बाद चेक करो स्लैब 1 में है, स्लैब 2 में, स्लैब 3 में। हमें पता लग गया है कि सर ये स्लैब 1 में है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सम 2 से लेकर के 8 और 8 के बराबर होता है, तो 2 से डिवाइड करते हैं। आइए बेटा डिवीजन कर देते हैं आपकी मदद लेके। तो मुझे लगता है मल्टीप्लीकेशन डिवीजन तो आपको आता ही होगा यार। यहां भी डिवीजन सेम होगा, 2 4 जा 8। बोलो क्लियर है क्या? हाँ सर बिल्कुल ठीक है। सर यहां भी 2 4 जा 8 ही आएगा। हाँ यार ठीक हो गया सर। अगर क्वोशिएंट 4 आ रहा है, अगर स्टीरिक नंबर 4 आ रहा है, तो क्या sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता था? अगर क्वोशिएंट 4 आ रहा है, अगर आपके पास जो स्टीरिक नंबर है वो 4 आ रहा है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि सर तीनों का हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही होगा? चाहे मैं मीथेन लेता हूं, चाहे मैं वाटर लेता हूं, चाहे मैं अमोनिया लेता हूं, भाई साहब हाइब्रिडाइजेशन इज सेम, सब में sp3 आ रहा है। अरे और सही भी आना भी चाहिए। फिर मैं आपसे पूछता हूं कि इसका अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो ज्योमेट्री क्या होगा? अगर मैं आपसे पूछता हूं कि सर इसकी हाइब्रिडाइजेशन अगर आपके पास क्या है sp3 है तो इसका ज्योमेट्री क्या होगा? अगर हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3 है तो मैं लिख दूं कि ज्योमेट्री विल बी ऑलवेज टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री हर sp3 का टेट्राहेड्रल होता है। पूरी केमिस्ट्री में अगर आपको sp3 की ज्योमेट्री पूछी जाए तो क्या बोलोगे कि सर sp3 का ज्योमेट्री हमेशा टेट्राहेड्रल होता है। अच्छा मैं थोड़ा और आपको अंदर लेके जाता हूं। मैं आपसे पूछता हूं जरा बॉन्ड एंगल के बारे में बताना तो यार। व्हाट इज द बॉन्ड एंगल हियर, कैन यू टेल मी? तो टेट्राहेड्रल अगर शेप है, सॉरी ज्योमेट्री है, तो क्या बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट लिख सकता हूं? अगर बॉन्ड एंगल में 109 डिग्री 28 मिनट लिख सकता हूं तो क्या मैं इसको 109.5 डिग्री बोल दूं या फिर 28 मिनट का बात रखी हो? 109 डिग्री 28 मिनट बोलो या 109.5 डिग्री बोलो, बात सेम है यार बॉन्ड एंगल। अब यहां पे ना लोचा हो गया। अब यहां पे जैसे ही हमने किया लोचा हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो है थ्योरेटिकल बॉन्ड एंगल है, ये जो है वो थ्योरेटिकल बॉन्ड एंगल है। मैंने बोला था ना हाइब्रिडाइजेशन एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इससे एक्चुअल चीजें पता नहीं लगती है, इससे थ्योरेटिकल चीजें पता लगती है। हाइब्रिडाइजेशन इज अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। तो चूंकि थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है इसलिए बॉन्ड एंगल भी इसके हिसाब से थ्योरेटिकल आएगा। अगर हाइब्रिडाइजेशन एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है तो जो ज्योमेट्री आ रहा है वो भी थ्योरेटिकल ही होगा, जो बॉन्ड एंगल आ रहा है वो भी थ्योरेटिकल ही होगा। बोलो हाँ या ना? इसमें भी 109.5 डिग्री, इसमें भी 109.5 डिग्री, इसमें भी 109.5 डिग्री। लेकिन जब हम इसको नेचर में पाया गया, नेचर में मीथेन गैस में बेटा एक्चुअल बॉन्ड एंगल कितना है इसका, नेचर में किस फॉर्म में मिलता है? तो नेचर में जो एक्चुअल बॉन्ड एंगल है वो 109.5 डिग्री है। मजा आ गया भाई। नेचर में जो अमोनिया है उसमें 107 डिग्री 107 डिग्री के आसपास बॉन्ड एंगल है। नेचर में जो वाटर है उसमें 104 डिग्री बॉन्ड एंगल आ रहा है यार।
अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 107 है और लगभग लगभग 104 डिग्री आ रहा है नेचर में। भाई थ्योरी के हिसाब से 109.5 आना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली नेचर में वाटर में बॉन्ड एंगल नापा गया तो 104 आ रहा है। जो प्रैक्टिकली अमोनिया मॉलिक्यूल को देखा गया उसमें 107 आ रहा है। ऐसा क्यों हुआ? इसी का जवाब VSEPR देता है। चूंकि ये हाइब्रिडाइजेशन है तो बॉन्ड एंगल तो 109 होना चाहिए, लेकिन नेचर में 104 पाया जा रहा है, ये 107 पाया जा रहा है। ऐसा क्यों हुआ? इसका रीजन VSEPR देता है और बड़े प्यार से VSEPR बोलता है लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम कैसे निकालोगे। बड़े प्यार से बेटा लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम आप कैसे निकालते हो, आओ जरा बताते हैं। सर मैंने बोला था ना कि सेंट्रल एटम पे लोन पेयर निकालोगे स्टेरिक नंबर माइनस सराउंडिंग एटम, कोशेंट माइनस सराउंडिंग एटम। कोशेंट ही स्टेरिक नंबर है, मतलब 4 - 4। मीथेन में तो कोई लोन पेयर नहीं है। कोशेंट माइनस सराउंडिंग एटम, अगर मैं यहां लोन पेयर निकालता हूं तो बेटा यहां लोन पेयर आ रहा है 1। कोशेंट माइनस सराउंडिंग एटम अगर मैं यहां निकालता हूं तो यहां पे लोन पेयर आ रहा है 2। क्या ये बात अच्छे से समझ आई? क्लिक मारा कि भाई यहां पे बॉन्ड एंगल है ही नहीं, सॉरी यहां पे लोन पेयर है ही नहीं, यहां पे लोन पेयर 1 है, यहां पे लोन पेयर 2 है। इतने बुद्धिमान तो बेटा आप हो, इतने बुद्धिमान तो आप हो, इतने कालिदास तो आप हो कि भाई साहब लोन पेयर नहीं था तो बॉन्ड एंगल चेंज नहीं हुआ, लोन पेयर आया तो बॉन्ड एंगल चेंज हुआ, लोन पेयर आया तो बॉन्ड एंगल चेंज हो गया। लोन पेयर कम है तो बॉन्ड एंगल कम चेंज हुआ है, लोन पेयर ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल ज्यादा चेंज हुआ है। कहीं ना कहीं आप रिलेट कर पाए होंगे कि बेटा बॉन्ड एंगल चेंज नहीं हो रहा है अगर लोन पेयर नहीं है तो। लोन पेयर नहीं है तो बॉन्ड एंगल में चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर लोन पेयर आ गया तो बॉन्ड एंगल चेंज हो जाएगा। तो लोन पेयर आने से कोई ना कोई लोचा हो रहा है कंपाउंड में, लोन पेयर आने से बॉन्ड एंगल बदल रहा है। लोन पेयर कम है तो बॉन्ड एंगल कम बदल रहा है, लोन पेयर ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल ज्यादा बदल रहा है। मतलब लोन पेयर में कुछ तो दिक्कत है कि लोन पेयर कम है तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज हुआ लेकिन कम डिक्रीज हुआ, लोन पेयर बढ़ गया तो बॉन्ड एंगल ज्यादा डिक्रीज हो गया। देयर इज समथिंग। तो यहां पे आता है VSEPR थ्योरी, यहां पे आता है VSEPR थ्योरी। आइए बात करते हैं व्हाट इज VSEPR थ्योरी। आइए, अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी ना इन सारी बातों का जवाब दे देगा जो अभी तक सवाल लग रहा है आपको। अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी किसी भी मॉलिक्यूल में लोन पेयर रिपल्सन सबसे ज्यादा होता है। अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी किसी भी मॉलिक्यूल में लोन पेयर रिपल्सन सबसे ज्यादा होता है। देन आपके पास लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन होता है, एंड देन आपके पास बेटा बॉन्ड पेयर रिपल्सन होता है। किसी भी मॉलिक्यूल में सबसे ज्यादा, किसी भी मॉलिक्यूल में अगर आपके पास लोन पेयर है 2 मतलब उसमें रिपल्सन सबसे ज्यादा होगा। फिर लोन पेयर 1 हो गया, कम हो गया तो उसमें रिपल्सन कम हो गया। लोन पेयर नहीं है तो रिपल्सन नहीं है। अभी और समझाना पड़ेगा, रुकना जरा गौर से, अभी और समझाना पड़ेगा। जैसे टेट्राहेड्रल है CH4 के बारे में, भाई CH4 यहां लिखो, अमोनिया यहां लिखो और बेटा वाटर यहां लिखो, समझा दूंगा अभी 1 सेकंड दो। भाई CH4 तो टेट्राहेड्रल होता है, बिल्कुल सही सुना आपने, इसमें एक भी लोन पेयर नहीं है। अरे भाई 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 भाई, अमोनिया की बात करोगे तो इसमें एक लोन पेयर है और टेट्राहेड्रल में सारे बॉन्ड एंगल सेम है, इसलिए कहीं भी लोन पेयर रख दो, मैंने ऊपर रख दिया। मैंने वाटर की बात करता हूं तो बेटा वाटर में भी तो एक ही आपके पास लोन पेयर 2 हो गए, और दिस इज व्हाट वाटर इज। अब ध्यान दो, VSEPR कहता है कि अगर मॉलिक्यूल में लोन पेयर नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मॉलिक्यूल में लोन पेयर है तो यहां देखो किस तरह का रिपल्सन लग रहा है। यहां पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन लग रहा है क्या? सर ये लोन पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है, इधर देखना, इधर लोन पेयर है, इधर बॉन्ड पेयर है, तो दिस इज लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, हाँ या ना? अमोनिया मॉलिक्यूल में लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन लग रहा है, ओके। लेकिन वाटर की बात करोगे तो भाई साहब यहां पे लोन पेयर रिपल्सन लग रहा है क्या? हाँ। अब VSEPR कहता है कि लोन पेयर रिपल्सन सबसे ज्यादा है एज कंपेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और यहां पे भी रिपल्सन है बट वो बहुत कम रिपल्सन है, एंड दैट इज बॉन्ड पेयर रिपल्सन। यस और नो?
दैट इज बॉन्ड पेयर रिपल्सन। ये लोन पेयर रिपल्सन है, सबसे ज्यादा रिपल्सन है, ये सबसे कम रिपल्सन है। अब रिपल्सन का मतलब क्या हुआ, ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे, धक्का मार रहे। भाई ये दोनों लोन पेयर दूर जा रहे हैं अपने से, ये दोनों लोन पेयर एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं बेटा, धक्का मार रहे हैं। अरे वाह, धक्का मारने से क्या हुआ कि सर ये बॉन्ड दोनों सिकुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इधर से धक्का मार रहे हैं, ये इधर से धक्का मार रहे हैं। ध्यान दो, ऊपर से दोनों को, ये बॉन्ड जो है ना पहले ऐसा था, लेकिन लोन पेयर रिपल्सन की वजह से चिपक गया। पहले खुला हुआ बॉन्ड था, ज्यादा बॉन्ड एंगल था 109, बट लोन पेयर रिपल्सन की वजह से तो लोन पेयर रिपल्सन है, ज्यादा रिपल्सन है, तो दोनों मिलके बेटा बॉन्ड को दबा रहा है, इसलिए बॉन्ड एंगल जो है वो 109 डिग्री से डिक्रीज होके 104 डिग्री के आसपास जाके गिर गया। अच्छा, इस यहां पे सर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन है, तो 109 डिग्री से 160 डिग्री पे जाके गिर गया, क्योंकि रिपल्सन कम है एज कंपेयर टू थर्ड। यहां पर रिपल्सन लीस्ट है, इसलिए बेटा चूंकि लोन पेयर नहीं आया, इसलिए कोई चेंज नहीं आया 109 से 109। हाइब्रिडाइजेशन ने लोन पेयर को कंसीडर नहीं किया था, उसके रिपल्सन को कंसीडर नहीं किया था। हाइब्रिडाइजेशन ने लोन पेयर के रिपल्सन को कंसीडर नहीं किया था, इसलिए वो गड़बड़ हो गया। अब चूंकि गड़बड़ हो गया, तो यहां पे अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन इनका शेप क्या होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन इनका शेप कह रहा हूं मैं, ज्योमेट्री क्या होना चाहिए? तो अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन बेटा ये sp3 है तो टेट्राहेड्रल होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन ये sp3 है तो ऑब्वियसली टेट्राहेड्रल होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन चूंकि sp3 है तो बेटा टेट्राहेड्रल होना चाहिए। ओके जी, अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो टेट्राहेड्रल होना चाहिए। लेकिन मैं एक और बात बता देता हूं, प्रैक्टिकली या एक्चुअल स्ट्रक्चर इसका कैसा है? अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन जो स्ट्रक्चर आ रहा है वो कुछ टेट्राहेड्रल है, बट एक्चुअल स्ट्रक्चर तो इसका टेट्राहेड्रल ही है। क्योंकि लोन पेयर नहीं आया ना तो कोई दिक्कत नहीं है, लोन पेयर नहीं आया तो शेप में कोई चेंज नहीं आया, स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आया, बट लोन पेयर आने से ये ट्राइगोनल पिरामिडल दिख रहा था, लोन पेयर आने से ट्राइगोनल पिरामिडल दिख रहा था। अभी मैं बताऊंगा कि ये कैसे ट्राइगोनल पिरामिडल हुआ, अभी मैं बताऊंगा, 2 मिनट देना। और एक्चुअली में ये बेटा बेंट या एंगुलर शेप का दिख रहा था, एक्चुअली में ये बेंट या एंगुलर शेप का दिख रहा था, ध्यान देना। वीएसीपीआर कहता है, वीएसीपीआर कहता है लोन पेयर छुपाओ शेप पाओ। क्या बोला मैंने? वीएसीपीआर कहता है लोन पेयर को ढक दो, छुपा दो, भूल जाओ। लोन पेयर छुपा दो। अब यह लोन पेयर है ही नहीं तो छुपेगा कुछ नहीं, तो इसका मतलब जो ज्योमेट्री वही शेप। बेटा एक्चुअल स्ट्रक्चर का मतलब होता है शेप। एक्चुअल में प्रैक्टिकली अमोनिया मॉलिक्यूल नेचर में कैसा दिखता है, दैट इज शेप। एक्चुअल में जब आप वाटर मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करोगे, पानी को देखोगे, तो बेटा वो बेंट शेप या एंगुलर शेप का दिख रहा है। और ये कौन बताया? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ज्योमेट्री कहां से आया था? हाइब्रिडाइजेशन से, लेकिन वो थ्योरेटिकल है। और एक्चुअल शेप कहां से आया था? वीएसीपीआर से, और वो प्रैक्टिकल है। ओके, अब ध्यान देना जरा। सर ये आप कैसे कह दिए कि ट्राइगोनल पिरामिडल है? रटना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, बताता हूं उसका भी तरीका। भाई ये आपने कैसे कह दिया कि बेंट या एंगुलर है? रटना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, रटना मना है भैया। आओ भाई, वीएसीपीआर कहता है लोन पेयर भूल जाओ, अपने आप शेप आएगा। ज्योमेट्री कहां से आती है? हाइब्रिडाइजेशन से। शेप कहां से आता है? वीएसीपीआर से। शेप कैसे आता है? लोन पेयर भूल जाओ। शेप कैसे आता है? लोन पेयर भूल जाओ। अच्छा, लोन पेयर भूलते हैं जरा, इसमें लोन पेयर को जरा भूल लो। अब अगर आप लोन पेयर को भूल जाओगे, जरा प्यार से देखना, क्या ये ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर दिख रहा है क्या नेसरी का? अरे बोल बेटा, ये क्या ट्राइगोनल और पिरामिड दिख रहा है क्या? हाँ, अगर लोन पेयर भूल जाओगे तो ये ट्राइगोनल पिरामिड टाइप का दिख रहा है। अगर आप लोन पेयर भूल जाओगे तो ये ट्राइगोनल पिरामिड टाइप का दिख रहा है क्या? यस, मजा आ गया। अब यहां सर, यहां पे दोनों लोन पेयर भूल जाओ। अब लोन पेयर भूल जाओ तो क्या बचा? सर ये बेंट या एंगल दिख रहा है क्या? ये मुड़ा हुआ या कोई एंगल दिख रहा है क्या? यस। तो वीएसीपीआर में शेप रटना नहीं है, लोन पेयर छुपाओ शेप पाओ। ज्योमेट्री में सारा देखना है, लोन पेयर एज वेल एज बॉन्ड पेयर, बट शेप में लोन पेयर नहीं देखना है, केवल बॉन्ड पेयर देखना है। अगला जो आपके पास थ्योरी आता है वो यही आता है बेटा।
अगला जो आपके पास थ्योरी आता है, यही आता है कि भाई इसमें ज्योमेट्री क्या है और शेप क्या है। तो किसी भी मॉलिक्यूल का अगर आपसे ज्योमेट्री पूछा जाए तो ज्योमेट्री कैसे निकालते हो आप? हाइब्रिडाइजेशन से। हाइब्रिडाइजेशन से, और हाइब्रिडाइजेशन से ज्योमेट्री आएगा जिसमें लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर दोनों कंसीडर होंगे, जिसमें लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर दोनों कंसीडर होगा। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के हिसाब से आता है। लेकिन अगर शेप की बात करते हैं तो शेप इज बेसिकली एक्चुअल स्ट्रक्चर, और एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसे आता है? वीएसीपीआर से आता है। और वीएसीपीआर एक प्रैक्टिकल थ्योरी है, ये हाइब्रिडाइजेशन की तरह थ्योरेटिकल नहीं है, दिस इज अ प्रैक्टिकल थ्योरी। तो वीएसीपीआर थ्योरी के हिसाब से आता है ये, और इसमें ओनली बॉन्ड पेयर, केवल बॉन्ड पेयर रखना होता है। यहां पे मतलब लोन पेयर छुपाओ, हिंदी में लिख लो, लोन पेयर छुपाओ शेप पाओ, लोन पेयर छुपाओ और शेप पाओ। मैं एक सवाल दूंगा, बेटा सवाल के लिए रेडी है? नहीं भी है तो दूंगा, आराम से दूंगा। कह रहा है कंपेयर द बॉन्ड एंगल्स, कंपेयर बॉन्ड एंगल इन कंपेयर बॉन्ड एंगल इन NH3 and H2O। कंपेयर बॉन्ड एंगल इन NH3 NH2O। इनफैक्ट आप एक काम करो ना, सवाल को चेंज करो तो थोड़ा और अच्छा लगेगा। CH4 का बॉन्ड एंगल कंपेयर करो, NH3 का बॉन्ड एंगल कंपेयर करो, और वाटर का बॉन्ड एंगल कंपेयर करो। मैं जो सवाल दिया हूं शायद आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, बट जब मैं बना के बताऊंगा ना तो मजा आएगा आपको। कंपेयर ऑल बॉन्ड एंगल इन CH4, इन अमोनिया एंड इन वाटर। तो सबसे पहले मैं CH4 कंपेयर कर रहा हूं। मैं CH4 के सारे बॉन्ड एंगल कंपेयर करना चाहता हूं। अरे लल्ला, हमने तो बताया हुआ है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में ऑल बॉन्ड एंगल्स आर सेम। सारे के सारे बॉन्ड एंगल्स जो हैं वो 109.5 डिग्री के आसपास होते हैं। ऑल द बॉन्ड एंगल्स आर सेम इन CH4। सारे के सारे बॉन्ड एंगल्स जो हैं वो बेटा वो क्या है? सेम है। इन CH4 all the bond angles are same, θ1 is equal to θ2 is equal to θ3 is equal to θ4। in CH4 all the molecules are same। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अमोनिया की बात करते हैं बेटा। नाइट्रोजन इज द सेंट्रल एटम, और 3 हाइड्रोजन है, ये रहे एक हाइड्रोजन, ये रहे दूसरा हाइड्रोजन, ये रहे तीसरा हाइड्रोजन, और ये रहे आपके पास लोन पेयर। अरे सर जैसे ही आप यहां जाओगे, ये क्या है सर आपके पास? θ1, इस बार इसको बोल दो θ2, इसको बोल दो θ3, इसको बोल दो θ4। अब मुझे बताओ θ1 θ2 θ3 θ4 में कौन ज्यादा है कौन कम है? अब जरा गौर फरमाना, θ3 और θ2, θ3 और θ2, ये देखो यहां पे रिपल्सन ज्यादा है, इस बॉन्ड में रिपल्सन ज्यादा है। क्यों? लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन हो रहा है, इस बॉन्ड में बॉन्ड एंगल, इस बॉन्ड में रिपल्सन कम है। क्या बोला मैंने? सर अगर मैं यहां की बात करता हूं तो ये रिपल्सन ज्यादा है, ये रिपल्सन ज्यादा है, मतलब ये आगे की तरफ दबाएगा, ये रिपल्सन ज्यादा है। अच्छा इतना तो ये पता चल रहा है, पहले मैं कंपेयर कर दो, इतना तो ये पता चल ही रहा होगा कि θ1 इज इक्वल टू θ4। कैसे सर? ये भी लोन पेयर बॉन्ड पेयर, ये भी लोन पेयर बॉन्ड पेयर। अच्छा θ2 इज इक्वल टू θ3, θ2 और θ3 जो है वो बेटे बराबर होंगे क्योंकि दोनों बॉन्ड पेयर। लेकिन हमें यह पता है कि θ4 और θ1 बड़े होंगे। क्यों सर? ये रिपल्सन लग रहा है ना, ये ज्यादा रिपल्सन लग रहा है, ज्यादा रिपल्सन लग रहा है तो दबा रहा है, तो दबा के इसको छोटा करेगा खुद बड़ा हो जाएगा, दबा के इसको छोटा करेगा खुद बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब दबा के इसको छोटा करेगा और θ2 और θ3 छोटा हो जाएगा और वो बड़ा हो जाएगा। बॉन्ड पेयर बेचारे दब जाएंगे क्योंकि इधर से भी रिपल्सन लग रहा है, इधर से भी रिपल्सन लग रहा है, तो बॉन्ड पेयर दब जाएंगे। ओके, मैं थोड़ा वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कराता हूं। मैं बेटा अगर वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कराता हूं तो पहला लोन पेयर है बेटा, ये दूसरा लोन पेयर है, ये तीसरा हाइड्रोजन है, ये चौथा हाइड्रोजन है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। मजा आया? अच्छा जी, जैसे ही ये आया अब आप देखना सर, मैं इसको θ1 बोल रहा हूं, इसको θ2 बोल रहा हूं, इसको θ3 बोल रहा हूं, इसको θ4 बोल रहा हूं। सबसे बड़ा कौन होगा? क्या θ1 होगा? क्या θ1 बेटा सबसे बड़ा होगा? क्यों? क्योंकि सर ये इधर की तरफ भागेगा, ये इधर की तरफ भागेगा, ये बॉन्ड ज्यादा बड़ा हो रहा है, लोन पेयर रिपल्सन कर रहा है, ये बाकियों को दबा रहा है, खुद बड़ा हो रहा है। अच्छा, तो θ1 लोन पेयर रिपल्सन सबसे ज्यादा है, इसलिए θ1 ही सबसे ज्यादा।
अब ये तो पता है कि सर यहां पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर और यहां पे भी लोन पेयर बॉन्ड पेयर, θ2 इज लोन पेयर बॉन्ड पेयर, θ4 इज लोन पेयर बॉन्ड पेयर। तो क्या θ2 इज इक्वल टू θ4 लिख दूं? θ1 में लोन पेयर रिपल्सन सबसे ज्यादा है, बॉन्ड एंगल खुल गया, ठीक है, बॉन्ड एंगल ज्यादा खुल गया। उसके बाद ये दोनों बराबर हो गए, सबसे कमजोर आपका θ3 होगा क्योंकि वहां पे रिपल्सन सबसे कम लग रहा है। तो ये सब दबा देंगे, ये भी दबा रहा है, 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 तो θ3 बेचारा बहुत दब जाएगा। तो एक अच्छा कॉन्सेप्चुअल सवाल है, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, ये अच्छा कॉन्सेप्चुअल सवाल है, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। बेटा हम वही पढ़ाएंगे जिससे सिलेक्शन होगा। हो हल्ला ड्रामा अपने बस की बात नहीं है, ठीक है, अपने बस की बात है कि भैया कैसे आपको जाके ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन करा दे। उन प्लेटफॉर्म्स में से नहीं है ना जो खाली पढ़ाए और टाइम पास करके निकल जाए, नहीं भाई, बच्चा देखे तो फायदा हो। हाँ, अब आ जाओ कि सर वीएससीपीआर थ्योरी में मुझे बेसिकली शेप निकालना आना चाहिए। वापस से यहां चलते हैं, वीएससीपीआर से हमारा जो एम है वो शेप निकालना आना चाहिए, दैट्स इट। तो हम जो अभी करने वाले हैं वो वीएससीपीआर से बेटा शेप ही निकालेंगे और कुछ दिमाग नहीं लगाना है आपको। फिलहाल मैं आपको शेप बताऊंगा वीएससीपीआर की वजह से। चलो भाई, फिलहाल मैं आपको वीएससीपीआर की वजह से शेप बताने वाला हूं। आर यू रेडी? चलो, अब मैं एक टेबल बनवाऊंगा, उस टेबल के हिसाब से क्वेश्चन कराऊंगा। तो पहले टेबल देख लो, आ जाओ। सर सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, स्टीरिक नंबर यहां लिखता हूं। स्टीरिक नंबर बोले तो क्वोशेंट, और यहां पे सर मैं हाइब्रिडाइजेशन लिखूंगा, ठीक है सर। हाइब्रिडाइजेशन लिखने के बाद यहां मैं लिखूंगा उसमें कितने बॉन्ड पेयर हैं, फिर मैं लिखूंगा उसमें कितने लोन पेयर हैं, फिर मैं लिखूंगा उसकी ज्योमेट्री कितनी है, फिर मैं उसके बारे में बेटा शेप के बारे में बात करूंगा। अच्छा जी, फिर मैं ज्योमेट्री और उसके शेप के बारे में बात करूंगा। बोलो हाँ या ना, क्लियर हो रहा है क्या? हाँ, ये इतना ही चीजें लिखनी है। आओ जरा एक एक करके। सर अगर स्टीरिक नंबर 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन, सर इतना पता है मुझे, हाइब्रिडाइजेशन एसपी होगा और सर ज्योमेट्री जो है उसका लीनियर होगा, ठीक है सर। और लीनियर ज्योमेट्री है तो लीनियर ज्योमेट्री बेटा कुछ इस तरह से बनाना, लीनियर ज्योमेट्री है तो बेटा कुछ इस तरह से बनाना, ये एक इधर एक इधर, तो 180 डिग्री एंगल है, ठीक है सर। सर अगर इसमें दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर हो और लोन पेयर हो ही ना, अगर लोन पेयर नहीं है तो ज्योमेट्री इज इक्वल टू शेप। मैंने दिखा रखा है लोन पेयर नहीं है तो ज्योमेट्री इज इक्वल टू शेप, ठीक है। अच्छा सर अगर मैं बात करता हूं स्टीरिक नंबर 3 की, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 में बेटा 3 बॉन्ड पेयर होता है और लोन पेयर नहीं होता है, तो ज्योमेट्री इसके पास होता है ट्राइगोनल या ट्रायंगुलर या ट्राइगोनल, बात एक ही है, ट्राइगोनल प्लानर। मैं शेप की बात थोड़ा कर लेता हूं, शेप की बात आ जाओ। सर अगर लोन पेयर नहीं है तो ट्राइगोनल प्लेनर विल बी द शेप आल्सो, ठीक है। एक काम करता हूं, स्टीरिक नंबर ये sp2 ही है, अगर बॉन्ड पेयर 2 है और लोन पेयर 1 है तो, अगर बॉन्ड पेयर 2 है लोन पेयर 1 है तो उस केस में क्या होगा? तो देखो सर ट्राइगोनल प्लेनर में बॉन्ड पेयर 2 है और 1 लोन पेयर है, सर बॉन्ड पेयर 2 रख दो और 1 की जगह लोन पेयर रख दो। शेप कैसे आता है? सर शेप बड़ा सिंपल है, अगर लोन पेयर 0 है तो ज्योमेट्री इज इक्वल टू शेप, लेकिन अगर लोन पेयर आया तो लोन पेयर छुपा दो, शेप मिल जाएगा। अगर लोन पेयर आया तो लोन पेयर ढक दो बेटा, शेप आ जाएगा। लोन पेयर ढकने से क्या दिख रहा है? बेंट या एंगुलर दिख रहा है। लोन पेयर ढकने से बेटा बेंट या एंगुलर दिख रहा है। मैं इसको थोड़ा प्रूव करता हूं, मैं इसका शेप रटवाऊंगा नहीं, टेंशन ना लो, मैं इसका शेप बेटा आपको रटवाऊंगा नहीं, टेंशन ना लो भाई। एक एक करके मैं पेंसिल्स और अपना हथियार निकालता हूं और अभी हथियार से एक एक करके सबको धराशायी करेंगे, टेंशन ना लो। आओ भैया, हमारे पास मॉडल पहले से पड़ा हुआ है भाई। sp2 का मतलब हमने बताया था 120 डिग्री एंगल बनाते हुए, sp2 का मतलब बताया था sp2 का मतलब बताया था भाई 120 डिग्री एंगल बनाते हुए कुछ इस तरह से रहता है। अगर आप इसको फील कर पा रहे हैं तो दिस इज sp2, सब में 120 डिग्री एंगल है। कैन यू सी, यहां भी 120 है, यहां भी 120, यहां भी 120 है, तो sp2 में 120 डिग्री एंगल है। ये ज्योमेट्री है 120। अब कह रहा है कि एक लोन पेयर डाल दो, शेप कैसे निकलेगा? सर लोन पेयर भूल जाओ, देखो लोन पेयर भूल गया। अरे भैया लोन पेयर भूलने से क्या हो रहा है? दिस इज एंगुलर, ये बेंट या एंगल ही तो है। अरे भाई अब क्या चाहिए, बेंट या एंगुलर ही तो है।
पहले से sp2 था लेकिन मैंने एक लोन पेयर डाल दिया। लोन पेयर डालने से क्या हुआ, लोन पेयर भूल जाओ, शेप निकल जाएगा, दिस इज बेंट और एंगुलर। अगर फील आया है तो फटाक से कमेंट करके बोलना बेंट एंगुलर का फील आ गया। एक काम करता हूं, मान लो भाई सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन अगर बॉन्ड एक ही हो, लोन पेयर दो हो जाए तो क्या करोगे? बॉन्ड एक ही हो और लोन पेयर दो हो जाए तो क्या करोगे? एक काम करो बेटा, बॉन्ड एक ही हो, लोन पेयर दो हो जाए तो बेटा सिमेट्री के हिसाब से मैंने लोन पेयर इधर रख दिया। अब शेप कैसे आएगा? ज्योमेट्री तो हमें पता है ट्रायगोनल प्लेनर है, ज्योमेट्री तो हाइब्रिडाइजेशन से आएगी, शेप कैसे आएगा रे मेरे बालक? अरे भाई शेप आएगा सर, ज्योमेट्री, लोन पेयर ढक दो लीनियर शेप, लोन पेयर ढक दो लीनियर शेप। क्या मजा आया? लोन पेयर ढकने से लीनियर शेप में मजा आ गया है क्या? लोन पेयर ढक दीजिए, लीनियर शेप आएगा। मैं फिर से एक बार वापस आपको जगाता हूं, इधर आइए। क्या ये ट्राइगोनल प्लेनर है? sp2 क्या ये ट्राइगोनल प्लेनर है? इज इट वेरी वेरी क्लियर? sp2 ट्राइगोनल प्लेनर 120 डिग्री एंगल, इधर से देखो, sp2 ट्राइगोनल प्लेनर 120 डिग्री एंगल। अब दो लोन पेयर आ गया तो दोनों लोन पेयर भूल जाओ, दो लोन पेयर आ गया, अब दोनों लोन पेयर, दिस इज व्हाट लीनियर, एक सिंगल लाइन है, दिस इज लीनियर, तो किसी भी तरह से बेटा ये लीनियर ही दिखेगा। कई हमारे पास वैसे भी तो हैं, कई लोग बड़े शैतान और शातिर टाइप के लोग होते हैं, बोलेगा तीनों लोन पेयर कर दो। तो अरे भाई कोई ऐसा मॉलिक्यूल थोड़ी होगा खाली लोन पेयर हो, भाई बॉन्ड तो बनेगा ना, पहले बॉन्ड बनता है, बचा हुआ इलेक्ट्रॉन लोन पेयर होता, तीनों लोन पेयर केस नहीं हो सकता। अच्छा, अब अगर मैं लेके चलता हूं स्टीरिक नंबर 4 पे, नाउ वी गो फॉर स्टीरिक नंबर 4 है, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3। अच्छा जी, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, sp3 में कितना बॉन्ड बनता है? 4। sp3 में बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर 0। अगर बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर 0 जाता है तो ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल। ठीक है सर, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, मजा आ गया है? ठीक है सर, दिस इज ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल। एक सेकेंड में दोबारा बनाता हूं, ये ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री आपको टेट्राहेड्रल फील हो रहा होगा, मैं 3D टाइप बनाया मैंने, फील हो रहा होगा आपको। ओहो हो, दिस इज ट्राइगोनल ब्लेस दिख रहा है उसका। अब आपको ये भी फील हो रहा होगा कि सर ये ऊपर की वजह से मिलेगा ना, तो दिस इज वन फेस, ये फेस है, फिर उस उधर से बेटा दूसरा फेस भी चमक रहा होगा। ठीक है, दिस इज द सेकंड फेस ऑल्सो, पीछे तीसरा फेस छुपा हुआ है, नीचे चौथा फेस हुआ है, तो टेट्राहेड्रल 4 फेस है। अगर लोन पेयर 0 है तो ज्योमेट्री इज इक्वल टू शेप, लोन पेयर 0 है तो शेप भी टेट्राहेड्रल, लोन पेयर 0 है तो शेप भी टेट्राहेड्रल होगा। आओ जरा मैं बात करता हूं कि सर 4 स्टीरिक नंबर में अगर हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 है, लेकिन ध्यान दीजिएगा 3 ही बॉन्ड है और एक लोन पेयर हो जाए तो भाई ज्योमेट्री में कोई चेंज नहीं आएगा, ज्योमेट्री विल ऑलवेज बी टेट्राहेड्रल। भाई लोन पेयर आने से ज्योमेट्री में बदलाव नहीं आता, शेप में बदलाव होता है, शेप पढ़ते हैं। सर अब मैं क्या कर रहा हूं, सेम जगह पे, अब मैं क्या कर रहा हूं, सेम जगह पे एक लोन पेयर डाल दो। भाई 3 ही बॉन्ड बचा है, अब एक लोन पेयर आ गया। अब एक लोन पेयर आने से शेप क्या बन रहा है? तो VSEPR ने कहा था, VSEPR ने कहा था लोन पेयर हटाओ शेप पाओ, VSEPR ने कहा था लोन पेयर हटाओ शेप पाओ। मुझे एक सेकेंड दीजिए, मैं आपको फील कराता हूं। सबसे पहले 2D से फील करते हैं, फिर 3D में जाते हैं। आओ, लोन पेयर हटाओ शेप पाओ। बेटा लोन पेयर को ढक दिया है, क्या दिख रहा है? क्या ये ट्राइगोनल प्लेनर पिरामिडल दिख रहा है? क्या ये ट्राइगोनल पिरामिडल दिख रहा है? पिरामिड, और वो भी ट्रायंगल वाले शेप में। यस, तो आपका आंसर आ चुका है, ट्राइगोनल पिरामिडल। बेटा शेप रटवाऊंगा नहीं, शेप रटने की चीज नहीं है, फील करने की चीज है। केमिस्ट्री रटने की नहीं, फील करने की चीज है। आओ जरा थोड़ा और फील करते हैं बेटा, एक एक करके, है ना। अब देखना ये टेट्राहेड्रल हो जाता है आपके पास। ये हो गया 1 2, अब टेट्राहेड्रल बना दो। ये टेट्राहेड्रल हो गया, सॉरी ये हो गया ट्राइपॉड स्टैंड, और ये एक ऊपर लगा दो। बहुत सही। अब क्या आपको फील आ रहा है? एक मिनट, जब तक मैं इसको रखूंगा नहीं ना, आपको फील नहीं आएगा। ये देखो, ये टेट्राहेड्रल आपको फील आ रहा है। थोड़ा सा और इसको फील दिलाने के लिए इसको ना ऊपर लगाना पड़ेगा। आइए, अब आपको प्रॉपर टेट्राहेड्रल की फील आ रही है, नहीं आ रही है? जल्दी बताना।
अब इसको प्रॉपर टेट्राहेड्रल की फील आ रही है, 4 फेस भी दिख रहे होंगे और 109.5 डिग्री भी दिख रहा होगा, ये सेम एज इट इज 2D के सामने रख दिया। अब कह रहा है कि एक लोन पेयर है, अब एक लोन पेयर है तो एक निकाल दो, अब एक लोन पेयर है तो जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, एक मैं लोन पेयर भूल जाता हूं। भाई एक लोन पेयर था यहां पे, क्या ये लोन पेयर था? ठीक है सर ये लोन पेयर था, अब ये लोन पेयर मैं भूल रहा हूं, लोन पेयर भूल गया, कैसा दिख रहा है? अगर मैं लोन पेयर भूल गया तो ये कैसा दिख रहा है? क्या ये पिरामिड है? दिस इज अ ट्राइगोनल पिरामिडल, ये सामने स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा ट्राइगोनल पिरामिडल। होप इट इज वेरी वेरी ओके, समझ में आने वाला स्थिति में हो गए, जिंदा है सब लोग, सांसें थमी नहीं अभी। चलो भाई, उसके बाद अगर मैं बात करता हूं सेम स्टीरिक नंबर में, सेम हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर 2 कर देता हूं, तो सेम स्टीरिक नंबर में सेम में बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर 2 कर देता हूं, तो बॉन्ड पेयर 2 और लोन पेयर 2 कर देता हूं। देखो कुछ भी हो ज्योमेट्री तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन से आती है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। अच्छा, अब मैं सेम स्ट्रक्चर में इफ आई एम डूइंग लाइक दिस, 3D स्ट्रक्चर बना रहा हूं, इफ आई एम डूइंग लाइक दिस कि भाई साहब 2 लोन पेयर आ गए, अच्छा अगर 2 लोन पेयर आ गए, अब शेप बताना, तो सर बड़ा सिंपल सी चीज है, लोन पेयर छुपाओ, लोन पेयर छुपाने के साथ साथ ही देखो जरा बेंट या एंगल दिख रहा है क्या? तो लोन पेयर छुपाने के साथ ही बेंट या एंगुलर शेप दिख रहा है, लोन पेयर छुपाओ शेप पाओ, बेंट या एंगुलर शेप दिख रहा है। मजा आया? लोन पेयर छुपाओ शेप पाओ, बेंट या एंगुलर शेप दिख रहा है। बेटे एक बार फिर से मैं 3D स्ट्रक्चर में लेके जाता हूं, ये आपका ट्राइगोनल, ये पूरा पूरा टेट्राहेड्रल आपको फील आ गया होगा, ठीक है सर, टेट्राहेड्रल की फील आ गई, दिस इज द टेट्राहेड्रल फील। ओके सर, ये टेट्राहेड्रल की फील बेटा आ गई आपको, क्लियर हो गया? दिस इज द टेट्राहेड्रल की फील, यस। चलो भाई, अब इसमें से क्या करना है, दो लोन पेयर आ गए तो भूल जाओ 2 को, कोई भी 2 भूल जाओ, आपकी मर्जी है बेटा। मैंने आंख बंद करके 2 निकाल दिया, अब 2 निकालने के बाद क्या बच रहा है? दिस इज बेंट या एंगुलर। 2 निकालने के बाद क्या बच रहा है? दिस इज बेंट या एंगुलर। क्या आपको फील आ गई? मजा आ गया होगा। अब सर एक काम करते हैं, मान लीजिए 4 ही है, उसमें sp3 ही होगा, 3 बॉन्ड और एक बॉन्ड और 3 लोन पेयर है, तो लीनियर हो गया ना। एक बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर है तो ये लीनियर वाली कैटेगरी में चला गया ना। एक बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर है तो ये लीनियर वाली कैटेगरी में चला गया, 1 2 3। अगर इन तीनों को भुला दो तो क्या ये लीनियर हो गया? अगर इन तीनों को भुला दो तो दिस इज नथिंग बट अ लीनियर शेप, दिस इज नथिंग बट इट इज अ लीनियर शेप। ज्योमेट्री में कोई बदलाव नहीं होता। VSEPR ज्योमेट्री नहीं बताता, ज्योमेट्री तो हाइब्रिडाइजेशन बताता है जो लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। VSEPR शेप बताता है, तो शेप चेंज हो रहा है लोन पेयर से। देखो लोन पेयर नहीं है तो ज्योमेट्री इज इक्वल टू शेप है, बट लोन पेयर आ गया है तो बेटा अपने अपने करस्पॉन्डिंग आ रहा है। मैं यही स्टीरिक नंबर 5 में भी करना चाहता हूं। मैं स्टीरिक नंबर 5 में आपको लेके चलता हूं, बेटा आओ। स्टीरिक नंबर 5 है तो क्या वो sp3d होगा? बिल्कुल सही सर। अगर स्टीरिक नंबर 5 है तो बेटे वो sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा ना। हाँ, sp3d हाइब्रिडाइजेशन का मतलब हो गया है सर ये ट्राइगोनल है। sp3d का मतलब ये ट्राइगोनल है, बिल्कुल सही है। ट्राइगोनल के बाद बाई पिरामिडल होता है। ओके सर, दिस इज sp3d का ज्योमेट्री। बट ये 3D ज्योमेट्री बाद में बनाते हैं। बॉन्ड पेयर कितने हैं? 5, लोन पेयर कितने हैं? 0। सर ये होता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, TBP लिखता हूं शॉर्ट फॉर्म में, और यहां पे मैं उसका 3D स्ट्रक्चर बना देता हूं। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, रॉन्ग बनाया था। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बेटे रॉन्ग बनाया था, ध्यान से। सबसे पहले ट्राइगोनल बनाइए। अच्छा जी, अब ट्राइगोनल बनाने के बाद ये बाई पिरामिडल जरा देखना। ट्राइगोनल बनाने के बाद ये बाई पिरामिडल जरा देखना। ये ऊपर एक पिरामिड है और ये नीचे एक पिरामिड होगा। आर पार फील करो कि आर पार जा रहा है, फील करना। दिस इज ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। बाई लोन पेयर नहीं है तो शेप इज ऑल्सो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। लोन पेयर नहीं है तो शेप भी आपका ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है, ठीक है। स्ट्रक्चर एक बार मैं फील करा देता हूं। सारे पेंसिल जो है हमारे गिर जा रहे हैं नीचे। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल मैं फील करा देता हूं एक एक करके। और 1 सेकेंड, ये रहा आपके पास ट्रायंगुलर। सबसे पहले 120 डिग्री वाला बना लिया, हाइब्रिडाइजेशन में भी बताया था, सबसे पहले 120 डिग्री बना लो, ठीक है। पिरामिड का मतलब एक ऊपर की तरफ से और पिरामिड का मतलब एक नीचे की तरफ से। ये ट्रायंगुलर के ऊपर पिरामिड दिख गया और ट्रायंगुलर के ऊपर नीचे वाला पिरामिड देख लो।
भाई ट्रायंगल है बीच इस वाले प्लेन में और उसके एक पिरामिड ऊपर है एक पिरामिड नीचे है। आर यू फीलिंग दिस? आपको फील अब आ रहा होगा दिस इज ट्रायंगुलर। एक पिरामिड ऊपर है ये आ गया, एक पिरामिड नीचे है ये आ गया, दिस इज ट्रायंगुलर पिरामिडल। दिस इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल या ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, दोनों एक ही है। अब एक काम कर लेता हूं बेटा, उसमें मैं एक एक लोन पेयर इंट्रोड्यूस कराता हूं धीरे धीरे। लोन पेयर नहीं है तो ज्योमेट्री इज इक्वल टू शेप, बट अगर सेम जगह पे 4 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर हो तो ज्योमेट्री तो सेम ही होना है, बट शेप क्या होगा? तो 4 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, 4 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, आपको पता है 4 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, आपको पता है कि एक सेकेंड 4 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, आपको पता है सर वेरी सिंपली 4 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर में दिस इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। मैंने हाइब्रिडाइजेशन के समय एक छोटी सी चीज बताई थी, बॉन्ड जब भी लोन पेयर रखना है तो इक्वेटोरियल पे और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव रखना है तो एक्सियल पे। जब भी बॉन्ड लोन पेयर रखना है तो इक्वेटोरियल पे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव रखना है तो एक्सियल पे। अब जरा देखो लोन पेयर छुपाओ कैसा दिख रहा है बेटा, लोन पेयर छुपाओ कैसा दिख रहा है? क्या आपको ये फील आ रही है कि ये सीसॉ शेप है? नहीं आई होगी, मैं आपको लिख के दे सकता हूं ये नहीं आया होगा समझ में, आई कैन गारंटी ये समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मैं ये भी गारंटी देता हूं कि अगले 30 सेकंड में समझा भी दूंगा। आओ जरा सर, ये आपके पास जरा फील करना, दिस इज ट्राइगोनल। ये ट्राइगोनल फील आ चुका है, देख लो ये ट्राइगोनल की फील आ चुकी है, दोनों निकाल दो। हां ये ट्राइगोनल की फील आ गई। बाई पिरामिड का मतलब है एक आगे की तरफ, देखो ट्रायंगल के ऊपर पिरामिड लग गया, अब ट्रायंगल के नीचे भी पिरामिड लगा दो तो दिस इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है भाई, अब ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में कह रहा है यहां पे लोन पेयर है, इसको गायब करना जरा। अगर ये लोन पेयर को मैंने गायब कर दिया, अब देखो क्या बन रहा है बेटा, लोन पेयर गायब करने के बाद मैं एक झूला बना रहा हूं। लोन पेयर गायब करने के बाद एक झूला बन रहा है, आपको फील आया कैसा झूला है बेटा? पार्क में ऐसा झूला आपने देखा है, सीसो बोलते हैं उसको। अब देखो पार्क में एक झूला ऐसा होता है, सीसो देखते हैं, एक बार उधर बैठते हैं एक बार नीचे बैठते हैं, पार्क में झूला फील हो रहा है, दिस इज सीसो वाला झूला, इसको बोलते हैं सीसो शेप। पार्क में ऊपर नीचे ये सीसो ही तो है। फिर से फील कराऊंगा, टेंशन आप पूरा अगले 30 सेकंड में दोबारा फील कराता हूं। आओ जरा सर, ये एक ऐसा झूला है, मैं इसको क्या करता हूं थोड़ा साइड चेंज करके बनाता हूं। ये दोनों व्हाइट वाले मैंने ऐसे बना दिए, और ये एक ऐसा झूला बेटा, एक इधर बैठा हुआ है एक इधर बैठा हुआ है, एक ऊपर नीचे ऐसा सीसो झूला चलता है, पार्क में होता है। चलिए, तो एक लोन पेयर हटाने के बाद ये सीसो चल रहा है। सेम कहानी यहां है, सेम कहानी यहां है, जरा गौर से देखिएगा, सेम कहानी यहां है। सर ट्राइगोनल बना रहे, ये बॉल को देख के ना मुझे दबंग की वो याद आ रही है, हम तुम में इतने छेद करेंगे कि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कौन सा बॉन्ड कहां बनाया था, कौन सा एंगल कहां बनाया था। खैर, मैं ट्राइगोनल बना रहा हूं बेटे, क्या ये आप फील कर पा रहे हैं कि सर ये 120 डिग्री लग चुका है ट्राइगोनल में? ठीक है सर, ये 120 डिग्री ट्राइगोनल में लग चुका है, मैं तीसरा 120 डिग्री एंगल भी लगा देता हूं। ये रहा सर तीसरा 120 डिग्री एंगल। अब फील हो गया होगा सर 3 120 डिग्री लग गए। एक पिरामिड में ऊपर लगा देता हूं, दिस इज एक सेकेंड, एक पिरामिड में ऊपर लगा देता हूं और एक पिरामिड में नीचे लगा देता हूं, ट्राइगोनल हो गया। बाई पिरामिड का मतलब हो गया एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे, दिस इज ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, अब ये कह रहा है कि एक लोन पेयर लगाओ जरा। अब हमेशा पिरामिड पे नहीं लगता लोन पेयर हमेशा 120 वाले पे लगता है, तो कोई भी आप लगा लो 120 डिग्री वाला। एक काम करते हैं, मैं ये वाला 120 हटा देता हूं, एक 120 हटा दिया। अब एक 120 हटाने के बाद क्या ये ऐसा बचा है? ध्यान देना, एक 120 हटाने के बाद क्या ये ऐसा बचा है? ठीक है सर, अब ये जो ऐसा बचा है, ध्यान दीजिएगा, ये जो ऐसा बचा है मैं इसको पलट के ऐसे रख दिया। एक जो ऐसा बचा है मैं उसको पलट के ऐसे रख दिया, ये सीसो झूला बन चुका है, ये सीसो झूला बन चुका है। देखो, एक तोता मैना, एक बार तोता ऊपर एक बार मैना ऊपर, तोता ऊपर मैना ऊपर, ऐसा होता है सीसो झूला, देखा है? दिस इज सीसो से। अच्छा चलिए भाई, अब मैं एक और एक्सपेरिमेंट लेके जाता हूं कि सेम सब कुछ है, 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। भाई ज्योमेट्री में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन शेप में बदलाव हो जाएगा, क्योंकि ज्योमेट्री में कोई बदलाव नहीं होगा, शेप में बदलाव हो जाएगा। सर लोन पेयर हमेशा
लोन पेयर हमेशा मैक्सिमम बॉन्ड एंगल पे रखते हैं, लोन पेयर हमेशा मैक्सिमम बॉन्ड एंगल पे रखते हैं, लोन पेयर हमेशा मैक्सिमम बॉन्ड एंगल पे रखते हैं। तो बेटा लोन पेयर जो है वो मैक्सिमम बॉन्ड एंगल पे रहेगा। वो भी दो लोन पेयर है, एक इधर और एक नीचे, वो भी दो लोन पेयर है, एक ऊपर और एक नीचे। अब ध्यान देना सर, लोन पेयर ढक दो, क्या दिख रहा है? टी शेप। लोन पेयर ढकने से टी शेप बच रहा है क्या? लोन पेयर भूल जाओ, क्या आपको टी शेप दिख रहा है? यस। तो कई जगह बेटा ये टी शेप होता है, कई जगह इसको बेंट टी शेप बोलते हैं, कई जगह टी शेप बोलते हैं और कई जगह इसको मुड़ा हुआ यानी कि झुका हुआ बेंट टी शेप, दोनों ही चलता है, टी शेप और बेंट टी शेप। अब ध्यान देना, जैसे ये लोन पे ढकोगे ये टी शेप या बेंट टी शेप होगा, राइट? बेंट क्यों हो रहा है सर? लोन पे रिपल्सन वीएसीपीआर कहता है, तो ये बॉन्ड जो है थोड़ा सा झुक जाएगा, दिस इज बेंट टी शेप या बेंट टी शेप हो गया, मजा आ गया। अच्छा सर एक काम करता हूं मैं, सेम स्टीरिक नंबर सेम हाइब्रिडाइजेशन में दो बॉन्ड पेयर और तीन लोन पेयर कर देता हूं। भाई हाइब्रिडाइजेशन में कोई चेंजेस नहीं होगा, दो बॉन्ड पेयर और तीन लोन पेयर में अगेन इट विल बी सेम, दो बॉन्ड पेयर और तीन लोन पेयर में अगेन इट विल बी सेम, दो बॉन्ड पेयर और तीन लोन पेयर में अगेन इट विल बी सेम। अच्छा सर दो बॉन्ड पेयर तीन लोन पेयर में अगेन इट विल बी सेम, वेरी वेरी इजी सर, तीन लोन पेयर है, एक ऊपर एक इधर 120 डिग्री, एक इधर 120 डिग्री, तीनों लोन पे रख दो। अब सर तीनों को हटा दो तो क्या मिल रहा है? इट इज लीनियर शेप। अगर तीनों को हटा दो तो क्या मिल रहा है? इट इज लीनियर शेप। तो बड़ी सीधी शानदार और अच्छे से पता चल गया कि सर ये एक लीनियर शेप है। हो गया वीएसीपीआर थ्योरी। अच्छा ये तो स्टीरिक नंबर 5 में हुआ, इसके बाद पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक बॉन्ड पेयर चार लोन पेयर, वो केस ही पॉसिबल नहीं है। तो जो पॉसिबल है वही पढ़िए, जो नहीं पॉसिबल है वो सवाल ही नहीं बनता। अच्छा अब सर मैं लेके जाता हूं स्टीरिक नंबर, अब मैं आपको स्टीरिक नंबर 6 लेके जाता हूं, ठीक है? अब मैं स्टीरिक नंबर 6 का मतलब बेटा आपके पास sp3d2, sp3d2 में 6 बॉन्ड होता है, 0 लोन पेयर होता है, और सर इसका ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होता है। सर अगर लोन पेयर यही है तो शेप भी यही होगा, अगर लोन पेयर यही है तो शेप भी यही होगा, ऑक्टाहेड्रल। अच्छा अगर लोन पेयर यही है तो शेप भी यही होगा, ऑक्टाहेड्रल। जरा गौर फरमाना बेटे, ऑक्टाहेड्रल में ये हो गया स्क्वायर, और स्क्वायर के एक ऊपर पिरामिड और एक नीचे पिरामिड, दिस इज ऑक्टाहेड्रल। स्क्वायर के एक ऊपर पिरामिड एक नीचे पिरामिड, दिस इज ऑक्टाहेड्रल। बोलो क्लियर है क्या? नो प्रॉब्लम एट ऑल। आओ भाई सर जरा गौर फरमाना, 6 है, sp3d2 है, अगर मान लीजिए 5 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है, तो यार ज्योमेट्री में तो कोई दिक्कत नहीं है, शेप पता करते हैं। तो सर अब क्या होगा? स्क्वायर, एक ऊपर पिरामिड एक नीचे पिरामिड, एक लोन पेयर डाल दो। अब लोन पेयर छुपाते ही क्या दिख रहा है? एक स्क्वायर और एक पिरामिड। लोन पेयर छुपाते ही एक स्क्वायर और एक पिरामिड दिख रहा है, तो लोन पेयर छुपाते ही एक स्क्वायर और एक पिरामिड दिख रहा है, लोन पेयर छुपाते ही एक स्क्वायर और एक पिरामिड दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट स्क्वायर पिरामिडल। लोन पेयर छुपाते ही एक स्क्वायर और एक पिरामिड दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट स्क्वायर पिरामिडल। अच्छा सर स्क्वायर पिरामिडल के बाद की बात करते हैं। सर अगर मान लीजिए यहां पे 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर हो तो ज्योमेट्री विल बी सेम, बट 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर में इट विल बी वेरी वेरी इजी टू आइडेंटिफाई। सर दोनों लोन पेयर ऊपर नीचे आता है, क्योंकि सारे 90 डिग्री एंगल है, कहीं भी रख दो। अब दोनों लोन पेयर छुपाओगे तो व्हाट इट इज? स्क्वायर बच रहा है, सिंपल एक प्लेन में स्क्वायर बच रहा है, इट इज स्क्वायर प्लेन। सिंपल एक प्लेन में स्क्वायर बच रहा है, इट इज स्क्वायर प्लेनर। मेरे प्यारे बंधुओं मैं फिर से एक बार लेके चलता हूं स्टीरिक नंबर 7 में, दैट्स इट। इसके बाद केस बनता नहीं है, जो बनता नहीं है वो एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा जी सर स्टीरिक नंबर 7 भी इंपॉर्टेंट है, हालांकि आउट ऑफ एनसीईआरटी है, बट 2 ही केस है तो देख लो, एक पढ़े हुए एक एक्स्ट्रा देखना है। 7 का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d3, 7 बॉन्ड एंगल है और 0 लोन पेयर है, ठीक है भाई? 7 बॉन्ड पेयर है, 0 लोन पेयर है, ओहो। और क्या होगा आपके पास? सर पेंटागोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री हो जाएगी। पेंटागन पहले बना दो, ठीक है सर, और बाई पिरामिड का मतलब एक ऊपर और एक नीचे। सर ज्योमेट्री इज इक्वल टू शेप, क्योंकि लोन पेयर है ही नहीं। सर ज्योमेट्री इज इक्वल टू शेप, क्योंकि लोन पेयर नहीं है। अच्छा एक और केस की जहां तक बात है, सर 7 आपके पास स्टीरिक नंबर है, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन है, 6 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर। सर 6 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर की जहां तक बात है तो एक बार जरा रख के देखो। सर 6 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर में ये एक लोन पेयर यहां रख दिया,
6 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर में, एक बॉन्ड पेयर को मैंने यहां रख दिया है, एक सेकेंड, 6 बॉन्ड पेयर में एक बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर यहां रख दिया। अब जरा देखना ध्यान से सर, ये है आपके पास, जैसे आप छुपाओगे ये ऑक्टाहेड्रल की तरह दिखने लगता है, ये मुड़ा हुआ टेढ़ा मेढ़ा ऑक्टाहेड्रल दिखता है, इट इज नोन एज डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, अब ये थोड़ा इमेजिन कर पाना मुश्किल है। पेंटागोनल बाइपिरामिडल में एक लोन पेयर है, दैट मींस डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। केवल एक केस है जहां डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल है, 7 में 6 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर। चलो अब मुझे शेप, अब ये थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं, इतना टेबल बनाना होता है। अब क्या होगा कि आपके पास क्वेश्चंस आएंगे, मैं कुछ क्वेश्चंस देख लेता हूं। क्वेश्चंस करेंगे ना तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कहां क्या करना है। आइए, बाउंड ऑर्डर IF7 जिंदगी अब तुम, मैं जबरदस्त सवाल चुन के लेके आया था आपके लिए और आपके पास अभी है। जिंदगी अब तुम ही हो। चलो आओ भाई, SO2 का ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन, शेप, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर सारे बताने हैं। एक मॉलिक्यूल है SO2, उसका ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर सारे बताने हैं। आओ जरा गौर फरमाते हैं इन टर्म SO2 के बारे में, सारा डिटेल बताना है। ज्योमेट्री क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, बॉन्ड पेयर क्या है, लोन पेयर क्या है, शेप क्या है, एवरीथिंग ऑल अबाउट SO2। अब मॉलिक्यूल का आप स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री, शेप सारे बता सकते हो। आ जाओ, कुछ भी निकालना हो ना, हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो। और हाइब्रिडाइजेशन का शॉर्ट ट्रिक आपको दिया हुआ है बेटा, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर के, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के इंटू 2 कर दो, तो 12 6 18 हो रहा है। 8 से डिवाइड करो, 8 दूना 16 हो रहा है। क्या मजा आ रहा है सर, रिमाइंडर तो हमेशा 2 से डिवाइड होता है, 2 1 जा 2 सर, 3 क्वोशंट है, 3 का मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ज्योमेट्री आपको क्लिक कर जाएगा। सर ज्योमेट्री विल बी, sp2 का मतलब होता है ट्रायंगुलर प्लेनर बोलो या ट्राइगोनल प्लेनर बोलो, बात एक ही है। ट्रायंगुलर प्लेनर बोलो या ट्राइगोनल प्लेनर बोलो, बात एक ही है। अच्छा, अब ज्योमेट्री के बाद, ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल प्लेनर। मैं काम करता हूं सर, इसमें लोन पेयर कैसे निकालोगे? लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, आपको पता है ना कि कोशेंट माइनस सराउंडिंग एटम, तो कोशेंट माइनस सराउंडिंग एटम दैट इज 1। ठीक, सब निकल जाएगा, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर सारा निकल जाएगा, बस यहां तक निकाल लो, हाइब्रिडाइजेशन तक निकाल लो, काम हो जाएगा। अब देखो, ट्राइगोनल प्लेनर है आपके पास, तो सर सेंट्रल एटम रख दिया, ये रहा ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर में एक लोन पेयर, तो यार ट्राइगोनल प्लेनर में दिस इज 1 लोन पेयर। सर 2 सराउंडिंग एटम है, एक ऊपर है और एक नीचे है, बिल्कुल सही है। 2 सराउंडिंग एटम है, एक ऊपर है और एक नीचे है, दिस इज SO2। यस और नो? सर बॉन्ड पेयर हो गया, लोन पेयर हो गया। अब मुझे बताओ बॉन्ड पेयर कितना दिख रहा है? सर मुझे 1 और 2 बॉन्ड पेयर दिख रहा है, इनफैक्ट यहां पे डबल बॉन्ड है इसलिए 4 बॉन्ड पेयर दिख रहा है। लोन पेयर कितना दिख रहा है? सर 1 दिख रहा है। ज्योमेट्री पूछा गया तो आप sp2 से बोल दो, शेप पूछा जाए तो बेटा क्या बेंट और एंगुलर, लोन पेयर ढक दिया शेप आ जाएगा, तो आपके पास शेप आ जाएगा बेंट या एंगुलर। मैं कह रहा हूं कि पूरे, अब आप लोग कहते हो कि सर स्ट्रक्चर कैसे याद करें? याद करने की चीज है। हाँ कह दे रहा हूं, ये याद करने की चीज है या समझ समझ के पढ़ने की चीज है? अच्छा सर O3 मॉलिक्यूल की बात करते हैं जरा, लेट्स टॉक अबाउट द O3 मॉलिक्यूल्स। O3 मॉलिक्यूल की बात करते हैं, लेट्स टॉक फॉर द O3 मॉलिक्यूल जरा। सर एक ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 ऑक्सीजन है, तो 6 3 18 हो गया। 8 से डिवाइड करोगे, 8 2 जा 16 हो गया, और सर आपके पास रिमाइंडर 2, सर इसको भी 2, जो भी रिमाइंडर बचता है उसको 2 से ही डिवाइड करते हैं। सर आपके पास हाइब्रिडाइजेशन 3 मतलब sp2। अच्छा सर sp2 आ गया तो इतना पता है कि ज्योमेट्री आ जाएगा, ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल प्लेनर। sp2 का मतलब होता है ट्राइगोनल प्लेनर, लेकिन ज्योमेट्री नहीं, मुझे बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, शेप सारे पता करने। आओ लोन पेयर पता करो। लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम निकालोगे, कोशेंट माइनस सराउंडिंग एटम, बेटा 1 सेंट्रल एटम हो जाएगा, 3 ऑक्सीजन है, 1 सेंट्रल एटम, बाकी के 2 सराउंडिंग एटम हो जाएंगे, तो 3 - 2 1 हो जाएगा। अच्छा सर O3 में ट्राइगोनल प्लेनर है बेटा, O3 में ट्राइगोनल प्लेनर है। सबसे पहली बात, O3 में 1 सेंट्रल एटम डाल दिया, बाकी के 2 सराउंडिंग एटम आ जाएंगे और 1 लोन पेयर आ जाएगा।
ठीक है सर, तो यहां पे एक लोन पेयर आ जाएगा, ठीक है ना, एक लोन पेयर है और ट्राइगोनल प्लेनर में एक लोन पेयर है। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना के स्टेबल होगा, ध्यान रखना। ऑक्सीजन दूसरा बॉन्ड जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। ये बॉन्ड नहीं है लोन पेयर, आप ऐसे ना काउंट कर लेना ऑक्सीजन 4 बॉन्ड बना रहा है, नहीं, ये तो लोन पेयर है, वो बॉन्ड नहीं है। तो ऑक्सीजन मैक्सिमम 3 बॉन्ड बना पा रहा है O3 में, ठीक है सर। अब देखना जरा सर, बॉन्ड पेयर कितने हैं, तो दिख रहा है मुझे 3, लोन पेयर कितना है, दिख रहा है मुझे 1। शेप पूछ रहा है O3 का, लोन पेयर ढक दो, बेंट एंगुलर। सर शेप पूछ रहा है, तो क्या मैं बता सकता हूं बेंट एंगुलर? तो पूरे स्ट्रक्चर के बारे में, किसी भी मॉलिक्यूल के बारे में आप हर कुछ बता सकते हो, कुछ भी रटना नहीं है ना। और अगर आपको स्ट्रक्चर आ गया तो आप समझ लो कि केमिस्ट्री आ गया, और ये आपको आता हुआ समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, SO2O3, कुछ अच्छे सवाल हैं आपके पास। हाँ, IF7 करो। नेक्स्ट आप करेंगे IF7 के बारे में, और फिर मैं XCF6 भी कराऊंगा। चलिए सबसे पहले मैं IF7 कराता हूं। IF7 करते हैं और फिर बेटा दूसरा स्ट्रक्चर में XCF6 करता हूं। कुछ अच्छे सवाल करेंगे ना, जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ही ज्यादा आपको क्लैरिटी आएगी। मोर द क्वेश्चंस यू डू, मोर यू हैव द क्लैरिटी। वेरी सिंपल। अब IF7 और XCF6 की बात कर लेते हैं। बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा आपके पास, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सम आ जाएगा 8 सते 56। बेटा अगर 56 तक है तो 8 से डिवाइड करते हो, 8 7 जा 56, मतलब 7 आ रहा है। 7 का मतलब आपके पास आ जाएगा sp3d3। sp3d3 का मतलब होता है ज्योमेट्री इज पेंटागोनल बाइपिरामिडल। sp3d3 इज पेंटागोनल बाइपिरामिडल, दिस इज द ज्योमेट्री। आपके पास जो ज्योमेट्री है वो पेंटागोनल बाइपिरामिडल है। अच्छा, अब मैं आपसे लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम पूछता हूं। लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम इज क्वोशिएंट माइनस सराउंडिंग एटम, दैट इज 0। अच्छा, अब लोन पेयर 0 है, कोई बात नहीं। लोन पेयर 0 है तो ज्योमेट्री इक्वल टू शेप हो जाएगा। तो आयोडीन इज द सेंट्रल एटम और पेंटागोनल बाइपिरामिडल है। पीबीपी ज्योमेट्री, इसको शॉर्ट फॉर्म में बेटा पीबीपी बोलते हैं। पीबीपी ज्योमेट्री है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। दिस इज पेंटागोनल बाइपिरामिडल। IF7 में एक यहां पे, दूसरा यहां पे, तीसरा यहां पे, चौथा यहां पे, पांचवा यहां पे, छठा यहां पे और सातवां यहां पे। दिस इज IF7, पेंटागोनल एंड बाइपिरामिडल। क्या ये क्लियर है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल? ठीक है। अब जरा बताना कि सर इसमें बॉन्ड पेयर कितना है। तो ये देख रहे हो, पहला बॉन्ड यहां से बना होगा, दूसरा यहां से बना होगा, तीसरा यहां से बना होगा, चौथा बॉन्ड यहां से बना होगा, पांचवा बॉन्ड यहां से बना होगा। ओके, बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू 7। लोन पेयर है ही नहीं बेटा, 0। और शेप क्या हो जाएगा, अगर लोन पेयर नहीं है तो ज्योमेट्री इक्वल टू शेप, अगर लोन पेयर नहीं है तो ज्योमेट्री इक्वल टू शेप। सारा कुछ बता सकते हो आप, ठीक है। चलो, अगर आपने IF7 कर लिया है, चलिए जल्दी से XCF6 करके बताएंगे। XCF6 करेंगे और मजा आएगा आपको। सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सम जरा कैलकुलेट करो। 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जेनॉन के, अच्छा जी। 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है फ्लोरीन के, ठीक है सर। चूंकि 6 फ्लोरीन है तो 42 8 50 हो गया है। ओके सर, 50 हो गया तो 8 से डिवाइड करोगे, 8 6 48। सर रिमाइंडर आएगा 2 2 1 जा 2। अच्छा जी, अब सर आपके पास टोटल क्वोशिएंट आ रहा है 7 7, यानी कि sp3d3। तो ज्योमेट्री तो क्लिक कर गया है कि ज्योमेट्री विल बी पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ज्योमेट्री तो क्लिक कर गया है, ज्योमेट्री विल बी पेंटागोनल बाइपिरामिडल। आ जाओ जरा सर, पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री बना दो। ओके सर, उसी तरह लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम निकालोगे, क्वोशिएंट माइनस सराउंडिंग एटम, दैट मींस लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम इज 1। अब लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम जो है बेटा वो 1 हो रहा है, 1 लोन पेयर आ गया। सर XCF6 के बारे में बात करोगे, 1 2 3 4 5 6। अब देखोगे 1 बॉन्ड पेयर, दूसरा बॉन्ड पेयर, तीसरा बॉन्ड पेयर, चौथा बॉन्ड पेयर, पांचवा बॉन्ड पेयर और ऊपर 6 बॉन्ड पेयर। सर अगर पीबीपी में 1 लोन पेयर होता है, एक ही केस था। पेंटागोनल बाइपिरामिडल sp3d3 में 1 लोन पेयर, ओनली 1 केस था, दैट इज ये ऑक्टाहेड्रल की तरह दिखता है बट टेढ़ा मेढ़ा ऑक्टाहेड्रल, यानी कि डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल शेप। अगर मैं इससे शेप के बारे में पूछता हूं तो दिस इज डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ये शेप है। अच्छा सर, बॉन्ड पेयर कितना है, लोन पेयर कितना है? बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू 6, लोन पेयर इज इक्वल टू 1। एब्सोल्युटली क्लियर है। तो इस तरह से आप करते जाइए करते जाइए करते जाइए और आपके पास हर इंफॉर्मेशन निकल जाएगा। और इससे दुनिया का हर सवाल होता है, हर सवाल। हां, अब आप कहोगे कि सर इसमें ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल कराइए,
तो वो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल कराना अभी नहीं, वो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशंस कहां आती है? ऑर्गेनिक में, ठीक है? वहां मैं ही पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लेना, मैं ही हूं वहां पे, तो मैं ही पढ़ाऊंगा ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, बट यहां पढ़ेंगे तो हौच पौच हो जाएगा। और यहां पे ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल के आपके पास हाइब्रिडाइजेशंस नहीं आते, तरीका है निकालने का है, बट घुसते नहीं है ना, जहां सिलेबस माथाफोड़ी वहां करते हैं जहां पे आपके नंबर आए। चलो, और वो सिलेबस का पार्ट आपके नहीं है। खैर, अब आते हैं IF7 XCF6 के बाद, VSEPR करने के बाद नेक्स्ट आते हैं बॉन्ड ऑर्डर पे। भाई नेक्स्ट आते हैं आपके पास बॉन्ड ऑर्डर पे। आइए पहले मैं बॉन्ड ऑर्डर आपको क्लिक करके दिखाता हूं, बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करोगे। दो तरह से आपको बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है। अच्छा, बॉन्ड ऑर्डर न्यूट्रल का और चार्ज स्पेसी का। तो चलिए बॉन्ड ऑर्डर देख ही लेते हैं दोनों कैटेगरी का। आओ, अब इधर देखो, बॉन्ड ऑर्डर जो है वो न्यूट्रल का तो बड़ा आसान है। बॉन्ड ऑर्डर एक छोटा सा टॉपिक है, तो बॉन्ड ऑर्डर न्यूट्रल का तो बड़ा आसान है। आओ जरा बता दे बॉन्ड ऑर्डर न्यूट्रल का, और राइट हैंड साइड में मैं बॉन्ड ऑर्डर चार्ज्ड का या रेडिकल जिसको हम बोलते हैं उसका बताने वाला हूं। बॉन्ड ऑर्डर में आपको न्यूट्रल का सबसे पहले लेके चलता हूं। आओ, बॉन्ड ऑर्डर लेफ्ट हैंड साइड में आएगा न्यूट्रल कंपाउंड्स का, बॉन्ड ऑर्डर लेफ्ट हैंड साइड में आएगा न्यूट्रल कंपाउंड का, और बॉन्ड ऑर्डर राइट हैंड साइड में आएगा चार्ज्ड कंपाउंड का। दो ही तरह के हो सकते हैं, या तो चार्ज है या तो नहीं है। अगर चार्ज है तो आपके पास वो हो गया चार्ज कंपाउंड, और अगर चार्ज नहीं है तो इट विल बी न्यूट्रल कंपाउंड। खैर सर जरा देखना, न्यूट्रल कंपाउंड का मतलब होता है कि कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो सकता है, या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हो सकता है। ठीक है, यहां पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन भी, यहां पे नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन भी। कहने का मतलब है या तो सिंगल बॉन्ड हो सकता है, या तो डबल बॉन्ड हो सकता है, या तो ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। इससे ज्यादा बॉन्ड तो आप देख, 4 बॉन्ड तो आपने देखे नहीं है। तो या तो सिंगल बॉन्ड हो सकता है, अच्छा, या तो आपके पास बेटे डबल बॉन्ड हो सकता है, समझ में आ रहा है, या तो बेटे आपके पास ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में कैसे होगा जरा दिखना। सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर आंख बंद करके बोल दोगे आप 1, डबल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर आप आंख बंद कर बोल दोगे 2, और ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर आप आंख बंद करके बोल दोगे 3। ठीक है सर। अब चार्ज्ड कंपाउंड पे आते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास मैं बोलूं कि सी सिंगल बॉन्ड सी, और यहां पे हाइड्रोजन 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 लगा है, कार्बन की अपनी वैलेंसी कंप्लीट है, 4 बॉन्ड बना सकता है, बना लिया। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की बात करते हैं, ऊपर हाइड्रोजन नीचे हाइड्रोजन, लेफ्ट में हाइड्रोजन और नीचे हाइड्रोजन। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन में राइट हाइड्रोजन और लेफ्ट हाइड्रोजन। ठीक है, अब आ जाओ सर, यहां पे बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा सर। अब मैं बात किसकी कर रहा हूं, ध्यान देना बस, मैं कार्बन कार्बन बॉन्ड की बॉन्ड ऑर्डर पूछ रहा हूं। मैं यहां कार्बन कार्बन बॉन्ड की बॉन्ड ऑर्डर हमेशा एक बॉन्ड का होता है, बॉन्ड ऑर्डर हमेशा एक बॉन्ड का होता है। तो यहां बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर 1, यहां पे डबल बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर 2, यहां पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 3। सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल डबल ट्रिपल। अब आ जाओ चार्ज कंपाउंड में। मान लीजिए चार्ज अब कोई भी हो सकता है, एन ट्रिपल बॉन्ड होगा वहां भी बॉन्ड ऑर्डर 3, ओ डबल बॉन्ड होगा वहां भी बॉन्ड ऑर्डर 2, सिंगल बॉन्ड देख लेना 1, डबल बॉन्ड देखते ही 2, और ट्रिपल बॉन्ड देखते ही 3। ये तो बड़ा लंपू सा ये है अपना, हाँ, बॉन्ड ऑर्डर। अब आते हैं चार्ज कंपाउंड। मेनली इसी चार्ज कंपाउंड का मतलब, जैसे मान लो PO4-3 के बारे में पूछा गया, मान लीजिए SO4-2 के बारे में पूछा जा रहा है, मान लीजिए ClO4- के बारे में पूछा जा रहा है, मान लीजिए NO3- के बारे में पूछा जा रहा है। तो चार्ज्ड कंपाउंड जो होंगे उनके बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट होंगे, आ जाओ। तो चार्ज का आपके पास आएगा बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू, शॉर्ट ट्रिक है, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू वैलेंसी ऑफ सराउंडिंग एटम। सबसे पहले आप क्या करोगे, जो भी उस कंपाउंड में सराउंडिंग एटम होगा उसकी वैलेंसी लिखो, वैलेंसी ऑफ सराउंडिंग एटम प्लस वैलेंसी ऑफ सराउंडिंग एटम प्लस चार्ज ऑफ कंपाउंड। उस कंपाउंड के ऊपर चार्ज क्या है, जैसे पहले वाले में बेटा -3 चार्ज है, चार्ज ऑफ कंपाउंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम। जैसे प्रैक्टिस में आएगा ना और क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो मैं आपको खटाक से दिखाता हूं, देखो PO4-3 में वैलेंसी ऑफ सराउंडिंग एटम इज 2, ठीक है, चार्ज ऑफ कंपाउंड यानी कि -3 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम इज 4, तो कितना हो गया 5/4। 8 में से 3 गया 5/4। ये किसका हुआ, PO4-3 का। अब देखना इसमें कई लोगों को समझ नहीं आएगा, सर वैलेंसी ऑफ सराउंडिंग एटम क्या है। अरे यार, वैलेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड
टू कंप्लीट ऑक्टेट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ऑक्टेट। अब देखना इसको कैसे समझाता हूं मैं। सराउंडिंग एटम कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 6। कितनी जरूरत है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? 2। तो वो जो जरूरत है इलेक्ट्रॉन की, दैट इज वैलेंसी। तो वैलेंसी ऑफ सराउंडिंग एटम प्लस चार्ज ऑफ द कंपाउंड यानी कि -3 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम, दैट मींस 4, 5/4। अब आ जाएगा आपके पास 1.25। यही होगा 50, 125 चौका 500 होता है, ठीक है। चलो सर, अगर मैं SO4 - 2 का निकालना चाहता हूं, ध्यान देना इस पे और समझ आ जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू, सर नंबर सराउंडिंग एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 2। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए? सॉरी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए? 2। तो जो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको कहते हैं वैलेंसी। मतलब वैलेंसी ऑफ सराउंडिंग एटम, कितने इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग एटम को लिए चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, दैट इज 2 प्लस चार्ज ऑफ द कंपाउंड यानी कि -2 चार्ज है डिवाइड बाई नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम। तो क्या आप देख पा रहे हो 2 - 1/2, तो आपके पास आ जाएगा 3/2 यानी कि 1.5। ओके, लेकिन यहां से SO4 - 2 के बाद अब मैं लेके चलता हूं ClO4- पे। अब मैं आपको लेके चलता हूं बेटा ClO4- पे, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालिए, फिर मैं NO3- का बॉन्ड ऑर्डर निकलवाता हूं। तो यार ClO4 में वैलेंसी ऑफ द सराउंडिंग एटम प्लस चार्ज ऑफ द कंपाउंड डिवाइड बाई नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम, ठीक है। कितना हो गया? 4 दूना 8 में से गया 7/4, ठीक है भाई, 7/4। तो कितना आ गया? 1.75 के आसपास। क्लियर है? 1.75 7 चौक 28, एक सेकेंड आ गया नीचे, डिवाइड ही कर लो ना यार, 4 डिवाइड बाई 7, 7 में 4 गया 3, 4 7 28, बिल्कुल सही बेटा, 1.75। आइए NO3- में सर इसका बॉन्ड ऑर्डर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का वैलेंसी ऑफ सराउंडिंग एटम प्लस चार्ज ऑफ द कंपाउंड डिवाइड बाई नंबर ऑफ द सराउंडिंग एटम, दैट मींस आ गया आपके पास 5/3। 3 दूना 6 में से गया 5/3। अब 5/3 हो गया तो 5 डिवाइड बाई 3, 3, 2, 1.6, 3 छक्का 18, 1.67 कर दो इसको, 1.67 इज द बॉन्ड ऑर्डर। अब जरा एक ना आपको बॉन्ड ऑर्डर से सीखना क्या होता है, जरा ध्यान देना। बॉन्ड ऑर्डर से सीखना क्या है, फील क्या होता है बॉन्ड ऑर्डर का। आओ सर, PO4- 3 का फील क्या है, SO4- 2 का फील क्या है, अभी समझाता हूं। ClO4- का फील समझाता हूं बॉन्ड ऑर्डर से, NO3- का फील समझाता हूं बॉन्ड ऑर्डर से। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है PO4- 3 का? 1.25। ओके जी, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 1.5। इसका हो रहा है 1.75 और इसका अगेन हो रहा है 1.67। चलो अब इसकी स्ट्रक्चर्स बनाओ। तो सर PO4- 3 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, 3 O-, O- चलेगा, बोलो हाँ या ना। SO4- 2 में डबल देखना जरा, SO4- 2 में कुछ इस तरह से आ रहा है, ठीक है सर। ClO4- में बेटा कुछ इस तरह से आ रहा है, ClO4- में कुछ इस तरह से आ रहा है। NO3- में क्या हो रहा है? 1, 2, NO3- में O- डबल बॉन्ड, और ये हो गया ऑक्सीजन। देखना गौर से सर, जैसे जैसे डबल बॉन्ड बढ़ रहा है, जैसे एक डबल बॉन्ड था बॉन्ड ऑर्डर कम था, 2 डबल बॉन्ड हो गया बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया, 3 डबल बॉन्ड में बॉन्ड ऑर्डर और बढ़ गया। यहां पे रेजोनेंस की वजह से 1 और 2 के बीच में बॉन्ड एंगल थोड़ा सा, मतलब बॉन्ड ऑर्डर थोड़ा ज्यादा है इसके कंपैरिजन। क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट इसमें भी रेजोनेंस होने की वजह से बॉन्ड ऑर्डर, डबल बॉन्ड दोनों बॉन्ड्स पे है, तो बॉन्ड ऑर्डर यहां पे 1.67 आ रहा है, ठीक है ना। वैलेंसी प्लस चार्ज अपॉन 3, 3 2 6 में से 5/8, सही है। तो जैसे जैसे डबल बॉन्ड बढ़ रहा है, दैट इज द बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है। मतलब व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर? बॉन्ड ऑर्डर बताता है कि डबल बॉन्ड कितना है कंपाउंड में, बॉन्ड ऑर्डर बताता है डबल बॉन्ड कितना है। तो बॉन्ड ऑर्डर इज कंट्रीब्यूशन ऑफ, बॉन्ड ऑर्डर इज, सिंपल लिखिएगा, बॉन्ड ऑर्डर अगर आपसे पूछा जा रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। जितना ज्यादा डबल बॉन्ड होगा उतना ज्यादा ही आपके पास क्या आ जा रहा है, वो बॉन्ड ऑर्डर। एक बार फिर बताऊं क्या, बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। इसमें रेजोनेंस वाले केस थोड़ा सा अभी आगे करा दूंगा, टेंशन ना लो, और रेजोनेंस वाले केस आगे आ जाएंगे, अभी तो काफी बाकी है। अब देखना, किसी भी कंपाउंड में डबल बॉन्ड ज्यादा तो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा,
और डबल बॉन्ड ज्यादा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, बॉन्ड स्टेबिलिटी ज्यादा। स्टेबिलिटी की बात अभी नहीं करेंगे, लेकिन ये बताओ बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, क्योंकि जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतना ज्यादा डबल बॉन्ड, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा तो तोड़ने में बेटा आपके पास क्या निकल जाएगा, तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ। मोर द बॉन्ड ऑर्डर मोर विल बी द बॉन्ड एनर्जी, मोर विल बी द बॉन्ड स्ट्रेंथ। जितना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ, अच्छा जितना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा उतना ही ज्यादा एनर्जी लगेगी, और डबल बॉन्ड से बॉन्ड लेंथ कम हो जाता है। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड सबसे ज्यादा बड़ा होता है एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड, एज कंपेयर टू ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो वो हो गया आपके पास। अगर बॉन्ड लेंथ की बात करता हूं मैं, लिख ही लो उसके भी, बॉन्ड लेंथ की बात करता हूं तो सिंगल बॉन्ड सबसे ज्यादा होता है, सिंगल बॉन्ड दूर दूर होते हैं, डबल और पास आ गए, और ट्रिपल तो बहुत पास आ गए। क्लियर? तो दिस इज इंट्रोडक्शन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर्स, ठीक है। वैसे बॉन्ड पैरामीटर में अभी और आएगा, बॉन्ड एंगल आएगा, बॉन्ड लेंथ आएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ आएगा, बॉन्ड एनर्जी आएगा, बट इंट्रो होता है यहां पे बॉन्ड एंगल का, तो मैंने करा दिया, ठीक है। एक लेक्चर के नीचे कमेंट जरूर आपको छोड़ के जाना है, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। तैयारी करते रहिए, इसी तरह मेहनत करते रहिए, जी जान लगाते रहिए। कई बार लगेगा कि चीजें अच्छी नहीं हो रही है, कई बार लगेगा कि चीजें हमारे हिसाब से नहीं हो रही है, बट जो लगा रहेगा लगा रहेगा लगा रहेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और एज अ टीचर मैं ये भी आपको कोशिश करता हूं सिखाने की कि आप एक बहुत अच्छे इंसान बनिए, क्योंकि आप टैलेंटेड कितना भी हो, डॉक्टर कितने भी अच्छे हो, इंसान अच्छे नहीं है ना तो कोई वर्थ नहीं है। क्योंकि क्या होगा, मान लीजिए आप डॉक्टर हैं और आपको बात ही करना नहीं आता, आपको लोगों को रेस्पेक्ट करना नहीं आता, आप कितने अच्छे डॉक्टर है, पेशेंट नहीं आएगा आपके पास, मैं आपको लिख के देता हूं। आप कितने अच्छे इंजीनियर है, अगर आपको बात करने की तमीज नहीं, आपको रेस्पेक्ट नहीं, आपको सोसाइटल नॉलेज नहीं, तो आपसे आप ग्रो नहीं कर पाओगे लाइफ। तो आप सबसे अच्छे, आप बच्चे तो अच्छे बनिए, पढ़ने में तो अच्छे बनिए, मेहनत करने वाले बनिए, लेकिन साथ में बड़े की रेस्पेक्ट करना, टीचर्स को रेस्पेक्ट करना, किसी को भी रेस्पेक्ट की नजर से देखना, हर लोगों से सीखने की कोशिश करना, क्योंकि हर इंसान अगर वो आपके सामने आ रहा है, जा रहा है ना, तो भगवान ने भेजा है उसको आपको सिखाने के लिए, ठीक है ना। वो कहते हैं ना कि भिखारी के वेश में भगवान आके टेस्ट करते हैं कि क्या ये दयालु है कि नहीं, काइंड है कि नहीं। तो कहते हैं ना कि कोई आप जा रहे हो और मतलब होता क्या है, देखो मैं बताता हूं, मेट्रो स्टेशन पे आप जा रहे हो, मान लो कोई स्टेशन है, आप वहां जा रहे हो, तो कोई आपसे पानी मांग लिया, आपने कहा अरे यार क्यों दूं, समझ रहे हो। बट क्या होता है कि हम, और अगर आपने ऑफर कर दिया कि यस यू कैन हैव दिस, ये जरूरी है। एक्चुअली क्या हो रहा है ना, ऑनलाइन ये सब आने के बाद हम इतना दूर होते जा रहे हैं इंसानियत से, इतना दूर होते जा रहे हैं इंसानियत से, कोई मुझे नहीं लग रहा कि हम कहां किस तरफ जा रहे हैं। अपने आप को थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में जरूर रखिए, मतलब जो भी आप जिसको भी मानते हैं, मम्मी पापा को, कोई भी भगवान, कहीं भी ईश्वर, सब एक है, सब एक है, ठीक है। कोई मेरे हिसाब से कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, हर आदमी का इंसान है, ठीक है। आपका जहां आस्था लगता है, जहां दिल लगता है, उसको जरूर याद रखिए, जरूर अपनी श्रद्धा रखिए उधर। और मैं आपको बता सकता हूं अपने एक्सपीरियंस से कि अगर आपको उसमें विश्वास है ना, तो उसका विश्वास अगर 1% भी आपके ऊपर आ गया, क्या से क्या हो जाएगा आप समझ भी नहीं पाओगे, ठीक है। और इन सब में एक चीज कांस्टेंट है कि आपकी मेहनत बड़ी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वो ऐसे ही विश्वास सब पे नहीं कर लेगा, आप मेहनत कर रहे हो कि नहीं ये देख के वो विश्वास आपसे करेंगे। चलिए भाई, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।